हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है PT1 एग्ज़ाम होने के बाद आपके ऊपर प्रेशर PT2 एग्ज़ाम्स का है। तो आप प्रेशर हैंडल कैसे करोगे, इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप टाइम टू टाइम रिवाइज़ और टाइम टू टाइम क्वेश्चन पेपर सोल्व करते चलो जो और स्कूल्स में या पिछले टर्म में आ रहे हैं। तो हमारे पास दूसरे स्कूल्स में हो चुका एक पेपर हमारे सामने, जो हम क्लास 9 का साइंस का पेपर सोल्व करेंगे। अभी हमने इससे पिछली वीडियो में क्लास 9 का ही मैथ्स का पेपर सोल्व किया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसको देख लो या अपनी तैयारी के हिसाब से देख लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। देखो, हमें क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने से पहले कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। हम क्वेश्चन पेपर क्यों सोल्व करते हैं, हमारा मेन मोटिव क्या होता है क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का। एक, हमारा रिवीजन हो जाए। कुछ बच्चों का रिवीजन क्लियर नहीं होता क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने सिलेबस ही अच्छे से नहीं पढ़ा होता। तो मेन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपके पेपर में सामने आ जाते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। और चाहे आपका सिलेबस हो गया हो, चाहे आपकी कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हो, सबसे ज़रूरी चीज़ आती है हर तरह के बच्चे को करने के लिए, जो होती है अप्रोच, जो हर बच्चे को आनी ही आनी चाहिए। और पेपर से क्या हो, इस अप्रोच से और कॉन्सेप्ट से, रिवीजन से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। पेपर में आप परफॉर्मेंस बेटर कर पाओगे। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो पाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, जो कि पहला सेक्शन है, सेक्शन A बायोलॉजी का है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन विच ईयर। तो इसमें आपको डायरेक्ट फैक्ट याद करना है और हमेशा इस चीज़ को याद रखना है। आपको पता है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने एक कोर्क होता है, उसके कोर्क का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें छोटे छोटे बॉक्स जैसे दिखते उसको दिखाई दिया था। उन छोटे छोटे बॉक्सेस को उसने क्या कहा, सेल कहा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अ सेल हैज सिंगल लार्ज वैक्यूल एंड सेल वॉल। दिस सेल इज, ऑप्शन ए कहता है एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, और डी नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा बी, प्लांट सेल। क्यों? ऑप्शन बी, प्लांट सेल। देखो, अगर सेल में एक बड़ी वाटर स्टोरेज वैक्यूल हो और बाहर एक हार्ड कवर जैसे कि सेल वॉल हो, तो ये प्लांट सेल होगी, हमेशा याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ब्लड इज अ टाइप ऑफ, ऑप्शन ए नर्वस टिश्यू, बी कनेक्टिव टिश्यू, सी एपिथेलियल टिश्यू, और डी नर्वस टिश्यू। तो ब्लड किस तरह का टिश्यू है? इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्यों? अब देखो, टिश्यू का मतलब सेल्स का ग्रुप जो एक काम करता हो, कोई भी तरह का काम हो सकता है वो। ठीक है, तो ब्लड बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट का काम है इसका। ये एक कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, चीज़ों को जोड़ कर रखता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के पार्ट्स को लिंक करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। विच टिश्यू स्टोर फैट अंडर स्किन। तो स्किन के अंदर जो कौन सा टिश्यू है जो फैट स्टोर करता है? ऑप्शन ए टेंडन, बी लिगामेंट्स, सी एडिपोज टिश्यू, और डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका, एडिपोज टिश्यू। स्किन के नीचे फैट स्टोर होता है ताकि बॉडी को एनर्जी मिले और इंसुलेशन हो। इस टिश्यू का नाम हमेशा ध्यान रखना एडिपोज होता है। ठीक है, एडिपोज। इसी के साथ सेक्शन बी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स। They are simple permanent tissue and complex permanent tissues. Simple permanent tissues are 3 types. Are of 3 types. They are parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Complex permanent tissues are of 2 types. They are xylem and phloem. तो इसके साथ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है? Translocation is the transfer of food from leaves to the different organs of the plant. Is done by, तो किसके द्वारा किया जाता है? किस अलग अलग ऑर्गन्स में, प्लांट्स के अलग अलग ऑर्गन्स में फूड को ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है? अब आप एक बात ध्यान रखना हमेशा, जाइलम। तो आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो हैं, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं, वो आते हैं प्लांट में बेसिकली जाइलम और फ्लोएम। तो ये जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। अब आपको याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ। देखो, फ्लोएम जो है ना, ये कैसी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? एफ की, और एफ से क्या बनता है? फूड। तो फ्लोएम किस लिए यूज होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे मिनरल्स हो गए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हमारा ऑप्शन में क्या क्वेश्चन क्या पूछा था। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बाय फ्लोएम। तो नहीं होगा क्योंकि ये फूड करता है, तो आपका जाइलम आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट पर चलते हैं। विच टिश्यू अमंग द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो कौन सा टिश्यू है जो अलग अलग टाइप ऑफ सेल से बना होता है? ठीक है, पेरेन्काइमा, दोबारा से वही सेम आपके सामने ऑप्शन है, कोलेनकाइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो देखो, होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अलग अलग सेल्स होते हैं,
जो मिलके एक काम करते हैं, जैसे जाइलम में वेसल्स, फाइबर्स और पेरेन्काइमा। ठीक है, इसी तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। विच सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज सुसाइडल बैग। तो आपको पता है सुसाइडल बैग कौन सी होती है? आप लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं क्योंकि ये अपने एंजाइम से अपने सेल को तोड़ सकता है और फट सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, तो इसको क्या किसको बोलेंगे? आप बोलोगे लाइसोसोम। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। विच टिश्यू जॉइंस बोन टू मसल्स। तो कौन सा आपका टिश्यू है जो मसल को बोन से जोड़ता है? आपको पता है यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? बोन और मसल को कनेक्ट करने वाले टिश्यू को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है गिवन, टेंडन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डिफाइन टिश्यू। टिश्यू के बारे में आपको मतलब ऑब्वियसली डेफिनेशन देनी है टिश्यू की, टिश्यू क्या होता है। और कैम्बियम इज व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू, और ये कैम्बियम जो है किस टाइप का टिश्यू है, ठीक है, ये बताना है। आइए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो आसान भाषा में अगर समझाऊं तो टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो एक जैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन रखते हैं। ठीक है, मतलब एक जैसे ही काम करते हैं और एक जैसे ही दिखते हैं, स्ट्रक्चर भी एक जैसा होता है। और कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर आंसर की बात देखें तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, और आपका कैम्बियम इज व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू है? तो कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैम्बियम क्या है? देखो कैम्बियम आपका होगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो 4 आप डिफरेंस लिखने हैं आपको। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, बड़ी वैक्यूल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है और शेप फिक्स्ड होती है। एनिमल सेल में ये सब नहीं होता। तो डायरेक्ट हो गया, आपको ईजी होगा याद करने में। आइए हम अपना वो लिख लेते हैं डिफरेंसेस। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना। प्लांट सेल में क्या क्या होता है? सेल वॉल होती है। ठीक है, और क्या होता है? सेल वॉल होती है, आपका बिग वैक्यूल होती है, आपका क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल होता है और फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है, और ये सब एनिमल सेल में नहीं होता। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल एनी 2 पार्ट्स। तो न्यूरॉन का डायग्राम बनाने के लिए देखो आपको बेसिकली डायग्राम पर ध्यान देना होगा। ये आपको याद ही करना पड़ेगा बनाने के लिए। आपको न्यूक्लियस याद रखना है मेन। आपको ये जो आपको दिख रही है इसके अंदर एक तो माइलिन शीट हो गई है इसके ऊपर, और इसके अंदर क्या होगा? शेवन सेल। ठीक है, इसमें से कोई भी आप एक्सन टर्मिनल, एक्सॉन, ये सब लिख सकते हो। और ये आपका न्यूरॉन डायग्राम हो गया। आसान भाषा में अगर समझे तो न्यूरॉन एक नर्व सेल है जो सिग्नल भेजती है। डायग्राम में सेल बॉडी, एक्सन, डेंड्राइट्स लेबल कर सकते हैं हम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फिजिक्स पार्ट आ गया आपका, सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो ऑप्शन ए सही होगा। फोर्स की जो एसआई यूनिट मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, तो ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द टाइप ऑफ मोशन विल बी। ऑप्शन सर्कुलर, बी यूनिफॉर्म, सी नॉन यूनिफॉर्म और डी वाइब्रेटरी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, यूनिफॉर्म, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करता है अगर, तो मोशन कैसा होगा? मतलब आप अगर देखो कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो एक सेम स्पीड से चला होगा, तो यूनिफॉर्म आपका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, मेरे आंसर देने से पहले खुद भी कोशिश किया करो कि क्या आंसर हो सकता है। उससे क्या होगा, जब मैं आंसर बताऊंगा तो आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज कंटेन इन विच लॉ ऑफ न्यूटन्स। तो किस लॉ में, न्यूटन के किस लॉ में एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज की बात की गई है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा थर्ड लॉ में। अब देखो थर्ड लॉ में कहा क्या गया है कि हर एक्शन के इक्वल उसका ऑपोजिट रिएक्शन होता है, जो कि थर्ड लॉ है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज। तो मोमेंटम का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने 2 मार्क्स का ईच है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि आपने देखा कि जो नेचर बताना है हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। तो आइए देख लेते हैं। देखो यूनिफॉर्म मोशन ऐसे जब ग्राफ बनाओगे आप तो एक तरफ डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें क्या होगा? स्ट्रेट लाइन आएगी
जो कि यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाएगी, और नॉन यूनिफॉर्म में आपकी लाइन इस तरह से आगे बढ़ेगी, जिसमें क्या होगा, टाइम धीरे धीरे मतलब डिस्टेंस ज़्यादा तय होगा और टाइम कम लेगा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। द टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज़ अ कर्व्ड लाइन एंड फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसी के साथ और पार्ट कर लेते हैं। एक रेसिंग कार आपके सामने है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देती है, जो कि है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो मतलब एक्सेलरेशन हो गया आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स। तो पूछा गया है कि आफ्टर 10 सेकंड्स कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेती है। तो टाइम कितना हो गया, 10 सेकंड्स। फिर इसके बाद आपने देखा कि u इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड, और लास्ट में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करें, जो कि है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT², और इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो आपने देखा u 0 है। अगर u 0 है तो t के साथ मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ a की वैल्यू 4 है इंटू t मतलब 10 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 2 इंटू 100, जो कि आपका हुआ 200 मीटर। ठीक है, तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, वो रेसिंग कार कर लेगी। ठीक है, क्वेश्चन 7 कहता है स्टेट न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब देख लेते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या है। तो आसान भाषा में अगर समझे तो फोर्स आपका बताता है मोमेंटम कितनी तेज़ी से बदलेगा, डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है, ये बात मोमेंटम बताता है, और यही आपका सेकंड लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली proportional to the applied net force and takes place in the direction of force. तो F इक्वल टू ma आपके सामने है फॉर कॉन्स्टेंट मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, जो कि आपका अगला क्वेश्चन है। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। क्वेश्चन ए पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, ए रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज। तो देखो बेसिकली टेंडेंसी इसकी बात की गई है इनर्शिया की। इनर्शिया क्या है, नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने की, मतलब उसके अंदर जो चेंज आता है उसमें, जैसे रबर बैंड है, अगर उसको हम ऐसे ही छोड़ दें तो वो अपनी शेप ले लेता है, लेकिन जब हम उसको खींचते हैं तो हमारे हाथ पर एक फोर्स लगता है, एक नेचुरल टेंडेंसी लगती है, तो उसको इनर्शिया बोला गया है। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ, भले वो मोशन में हो या रेस्ट में हो, जैसे कि रबर बैंड रेस्ट में था, उसको हमने चेंज किया उसके स्टेट को, उसकी शेप को, तो उस पर हमारे ऊपर जो लगा वो इनर्शिया लगेगा, जिसको वो रेसिस्ट करेगा उसकी शेप बदलने के लिए। ठीक है, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। तो इन दोनों चीज़ में से अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज के जो स्टोन होते हैं, इनमें ज़्यादा टेंडेंसी, मतलब ज़्यादा इनर्शिया किसके पास होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर मास किसका ज़्यादा होगा, स्टोन का ज़्यादा होगा, मोर मास मोर इनर्शिया। तो आप लिखोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टोन ऑफ सेम साइज। इसके बाद क्वेश्चन बी पूछता है व्हाट इज मीन्ड बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आपको पता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में हो तो स्ट्रेट लाइन में सेम स्पीड से चलता रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे उस पर। ठीक, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिख लेते हैं। आइए, अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन unless acted upon by an external unbalanced force। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सी, इस केस स्टडी के सी पार्ट पर चलते हैं। व्हाट डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन यू मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। तो जब आप बस में ट्रैवल करते हो और अचानक से ब्रेक लगते हैं तो आप एकदम से आगे जाते हो, और जब एकदम से स्पीड दी जाती है, फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सेलरेट्स, जब एकदम से एक्सेलरेशन दिया जाता है तो क्या होता है, आप एकदम से पीछे हटते हो। तो ये किसकी वजह से होता है, तो आइए देख लेते हैं। बेसिकली फॉरवर्ड जो होता है, आप आगे जाते हो पीछे जाते हो ब्रेक और एक्सेलरेशन के दौरान, ड्यू टू इनर्शिया। सी पार्ट कहता है ड्यू टू इनर्शिया। जैसे मैंने अभी बताया था
कि इनर्शिया क्या होता है, ऊपर हमने एक्सप्लेन किया कि वो टेंडेंसी जो मोशन में बनाए रखने की, मतलब आप बस में जा रहे हो, बस की कोई स्पीड है, उस स्पीड पर ही आप ट्रैवल कर रहे हो, अचानक से ब्रेक लगे तो आप तो उसी स्पीड में रहना पसंद करोगे ना। पसंद क्या, इसमें क्या है, फिजिक्स क्या करती है, इनर्शिया लगेगा, एकदम से हम पर फोर्स लगेगा, ज़बरदस्ती का फोर्स लगेगा रुकने के लिए, तो वो एक इनर्शिया हो गया, ठीक है, नेचुरल टेंडेंसी हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, केमिस्ट्री पार्ट पर, सेक्शन सी। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन, क्या होता है? देखो तो आसान भाषा में समझो कि सब्लिमेशन बेसिकली वो होता है जो सॉलिड से डायरेक्ट पहले लिक्विड नहीं बनता, डायरेक्ट क्या बनता है, गैस बनता है। तो इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन दिखाता है आपको? आपका आंसर होगा नेफ्थलीन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेफ्थलीन क्या करता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। ए कहता है इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, बी इट इज़ कंपाउंड, और बी कहता है इट इज़ कंपाउंड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, सी कहता है इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मीन्स, और डी इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन ऑफ बाय मास। तो आपका आंसर आसान भाषा में समझो, कंपाउंड्स में एलिमेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा आपका। तो बेसिकली यहाँ पर क्या पूछा गया कि डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड, तो इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस हो सकता है, हाँ बिल्कुल। इट इज़ कंपाउंड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, बिल्कुल कंपाउंड हो सकता है, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मीन्स, सही बात है। इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी सही से डिस्क्राइब नहीं करता कंपाउंड को, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ब्लड एंड सी वाटर आर। तो ब्लड और सी वाटर क्या है? ऑप्शन ए कहता है बोथ आर मिक्सचर, बी कहता है बोथ आर कंपाउंड, सी ब्लड इज कंपाउंड बट सी वाटर इज मिक्सचर, और डी सी वाटर इज कंपाउंड बट ब्लड इज मिक्सचर। तो अब देखो दोनों में अलग अलग चीज़ें मिक्स होती हैं, तो मिक्सचर तो है, तो बोथ आर मिक्सचर्स। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, बोथ आर मिक्सचर्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा नहीं है? तो पहले समझते हैं होमोजीनियस क्या होता है, हर जगह सेम हो, हर जगह जब मिक्सचर हो जाएगा तो उसका प्रोपोर्शन हर जगह से सेम हो। जैसे मिल्क एक्चुअली एक कोलॉइड हेट्रोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। तो बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है पूरे मिक्सचर का कंपोजिशन हर जगह सेम हो, चाहे आप मिक्सचर को कहीं भी, मतलब कहीं से भी कोई भी पार्ट ले लो, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर एयर में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है हर जगह सेम प्रोपोर्शन में होता है, कहीं पर भी आप उठा लो, तो इसको क्या कहेंगे हम, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। और टिंक्चर ऑफ आयोडीन ले लो, आयोडीन इन एल्कोहल एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है जो होमोजेनियस कहलाएगा। शुगर सॉल्यूशन कह लो, शुगर कंप्लीटली डिजोल्व्ड इन वाटर, तो आप कहीं से भी वाटर का पार्ट चुनोगे तो उसको होमोजेनियस कहा जाएगा। वहीं अगर मिल्क देखें हम, मिल्क देखने में यूनिफॉर्म लगता है लेकिन माइक्रोस्कोप से देखो तो इसमें टाइनी फैट ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स्ड होते हैं जो अलग फेज में बनते हैं, ठीक है, अलग फेज में, अलग अलग फेज में बनाते हैं। इस तरह का मिक्सचर कोलॉइड होता है जो हेट्रोजीनस कैटेगरी में आता है। और यहाँ से पूछा गया है कि कौन सा होमोजीनस नहीं है, तो एयर भी होमोजीनस हो गया, टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी होमोजीनस हो गया, शुगर और सॉल्यूशन भी होमोजीनस हो गया, मिल्क नहीं हुआ, तो मिल्क क्या होगा, हेट्रोजीनस। मिल्क क्या होगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए वॉल्यूम, बी स्पीड, सी पोटेंशियल एनर्जी, डी स्पेस बिटवीन देम। तो क्वेश्चन 5 में कहा गया है कि इसमें बताओ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, क्या उनके पास वॉल्यूम होता है, स्पीड होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्पेस बिटवीन देम होता है। तो आप देखो जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है जिसमें डिफ्यूजन और कंप्रेशन पॉसिबल होता है, तो स्पेस बिटवीन देम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं, वॉल्यूम और स्पीड पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, डायरेक्शंस, मार्क द करेक्ट चॉइस एज ऑप्शन फर्स्ट। देखो आपको क्या करना है, आपके पास 4 ऑप्शन है, वही एजर्शन और स्टेट रीजन की तरह। आपको नीचे एजर्शन और रीजन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन, इन 4 में से आपको टिक लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या होगा, स्टेटमेंट आपके सामने है, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक इज़ अ केमिकल चेंज। तो मैच स्टिक का जलना एक केमिकल चेंज है, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है अपने आप में, ठीक है। इसका रीज़न देख लेते हैं, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। तो केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल, बिल्कुल सही बात है, जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आसान भाषा में अगर समझे तो मैच स्टिक जलने पर न्यू सब्सटेंस बनाता है, जैसे कि ऐश और गैसेस, केमिकल चेंज कहलाता है। केमिकल चेंजेस में अक्सर इरिवर्सिबल होते हैं, पर इरिवर्सिबिलिटी अलोन डिफिनेशन नहीं है, ठीक है, मतलब इरिवर्सिबल हमेशा हो ऐसा नहीं है, ठीक है।
इसी के तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। डायरेक्शंस मार्क द करेक्ट चॉइस एज। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं पहले ही 2 क्वेश्चंस के लिए। अब 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है आपका, हाँ नहीं 2 क्वेश्चन है हमारे पास। देखो पहला क्वेश्चन में असर्शन रीजन और दूसरे में भी असर्शन रीजन। होता क्या है इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, पहले आपको स्टेटमेंट देखना होता है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, फिर आपको रीजन देखना होता है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, और फिर आपको देखना होता है क्या ये जो रीजन है ये सही एक्सप्लेनेशन है आपके स्टेटमेंट की। तो उसी हिसाब से ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से चूज करेंगे हम। स्टेटमेंट देख लेते हैं। असर्शन जो स्टेटमेंट है, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक इज अ केमिकल चेंज। सही बात है, जो मैच स्टिक आपकी माचिस की तिल्ली होती है उसका जलना एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि उसमें सब्सटेंस चेंज हो जाते हैं। आपके पास राख ऐश आ जाएगी और गैसेज की फॉर्म में आपको सब्सटेंस मिल जाएगा उसके जलने के बाद। तो ये एक केमिकल चेंज हुआ और ये अक्सर इरिवर्सिबल होते हैं। पर इरिवर्सिबिलिटी अलोन इसकी डेफिनेशन नहीं होती, मतलब कि हमेशा ही ये इरिवर्सिबल हो केमिकल चेंज, ऐसा नहीं है। तो रीज़न आपका केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, ये दोनों ट्रू है, लेकिन ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए इसका हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वन का आंसर हो गया हमारा बी। सेकंड पर चलते हैं। एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। तो प्योर इसका मतलब है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, और आर भी ट्रू है, ए भी ट्रू है। रीजन क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो बेसिकली क्वेश्चन सेकंड पर चलते, 6th के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, ऑक्सीजन। और कंपाउंड्स में क्या आते हैं? जैसे वाटर, सोडियम क्लोराइड। तो दोनों का कंपोजिशन हर जगह एक जैसा होता है। ठीक है, अब इसलिए हम कहते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है, इनमें मिलावट नहीं होती और इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज फिक्स्ड होते हैं। तो असर्शन क्या होगा? असर्शन होगा आपका ट्रू। ठीक है, असर्शन ट्रू होगा। इसी के साथ रीजन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल एलिमेंट से अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है जो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एक पॉइजनस गैस है, उसके साथ अलग सब्सटेंस बनाएगा। दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाएंगे जो खाने के नमक है, बिल्कुल सेफ होता है खाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी ट्रू होगा। और इसका आंसर लास्ट में क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका भी सेकंड पार्ट सही होगा, क्योंकि रीजन तो सही। देखो रीजन अपने आप में तो स्टेटमेंट सही है कि प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स की अलग होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, लेकिन ये इसका केमिकल चेंज, इसका एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, इसका कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। दोनों में बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। आपके सामने है, मास की परसेंटेज निकालेंगे हम। 36 बाई 36 प्लस 100 इंटू 100, जो कि आपकी आएगी 36 बाई 136 इंटू 100, और ये किसके इक्वल होगा? ऑलमोस्ट 26.47%। तो इसको थोड़ा प्रॉपर वे में कर लेते हैं। आइए, वो तो मैंने थोड़ा डायरेक्ट ही कर दिया। पहले बात की गई है कि आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है। देखो यहाँ पे बात की गई है टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनेगा? जब मान लीजिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कोई चीज़ मिलाई जाती है, कोई भी, मतलब एग्जांपल के तौर पर आप ले लो कि वाटर में अगर शुगर मिलाएंगे तो वो घुलती जाएगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर वो घुलना बंद हो जाएगी, तो वो कौन सा होगा? वो होगा सैचुरेटेड पॉइंट, जहाँ पर अब और ज़्यादा शुगर नहीं घुल सकती या कोई भी चीज़ नहीं घुल सकती पानी में। तो वो क्या हो गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया ये। अब यही क्रिएट करने के लिए हमें बताया गया है, हमें कुछ चीज़ दी गई है। जैसे कि हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है सोडियम क्लोराइड, हमें दिया गया है 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड और 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसोल्व करना है 293 केल्विन पर। आइए, और कंसंट्रेशन निकालनी है इसकी एट दिस टेम्परेचर। कंसंट्रेशन मतलब बेसिकली मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो हमारे पास एक बेकर में मान लो कि 100 ग्राम ऑफ वाटर अवेलेबल है। ठीक है, इसमें क्या गिरता है? 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये इसमें डिसोल्व किया जाता है। अब हमारे पास अवेलेबल क्या हुआ? मास ऑफ सोल्यूट, जो मिलाया जा रहा है, मतलब NaCl।
ये क्या है 36 ग्राम। मास ऑफ सोलवेंट जिसमें मिलाया जाएगा, ये क्या है वाटर, ये कितना है 100 ग्राम। और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, बिल्कुल सही। इसी के साथ हमारा 36 प्लस 100 आ गया, जो हो गया 136। चलो ये भी क्लियर है, 136 ग्राम्स। अब कहा गया है कि कंसंट्रेशन मतलब कि परसेंटेज ऑफ मास, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, इसका क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इंटू 100। और मास ऑफ सोल्यूट कितना है 36 डिवाइड बाय 136 इंटू 100, जो आपका आंसर वही आएगा जो मैंने बताया 26.47%, जिसे आप लिख सकते हैं 26.5%। ठीक है, क्लियर हुआ। आइए चलते हैं अपने तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर्स विद टाइम विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू वाई। तो बेसिकली पूछा गया है कि नेफ्थलीन बॉल्स जो है समय के साथ वो गायब हो जाती है बिना किसी रेसिड्यू को छोड़े, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर लिख लो, बिकॉज दे अंडरगो सब्लिमेशन। डायरेक्ट वो सॉलिड से गैस में तब्दील हो जाता है, जिसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका आप आंसर ऐसे लिखोगे कि बिकॉज ट्रांसफॉर्म इनटू a gaseous state without becoming a liquid first। ठीक है, और the gaseous form then disappears into the surrounding air। This gaseous form then disappears into the surrounding air लीविंग नो सॉलिड रेजिड्यू बिहाइंड। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हमने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सब कंप्लीट किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आपको पेपर में हेल्प करेगा। इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से करना, हर क्वेश्चन में अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। तब तक आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पेपर आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, क्वेश्चन पेपर को सोल्व करोगे, मेंटर के साथ करोगे, तो आपको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय, कीप सपोर्टिंग।